दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अनवरत DLED फर्स्ट सेमेस्टर के साथ लगा हूं। दोस्त, आपके सामने मनोविज्ञान के चैप्टर ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसी के क्रम में आज मैंने चिंतन, अगर देखा जाए इसको हम इंग्लिश में थिंकिंग कह सकते हैं, थिंकिंग नामक चैप्टर को लिया है। आज इसे मैं बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करने का प्रयास करूँगा और आपसे मैं यह पूछना चाहूँगा कि आपको PDF के द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है या मैं जब बोर्ड पर पढ़ाता हूँ तब अच्छा लगता है। इसका फीडबैक आप अवश्य दीजिएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले चीज़ चिंतन लिखी गई है। चिंतन हम कहते किसे हैं? सवाल इस बात का आता है कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, वही हमारा चिंतन होता है। इसके क्रम में आप परिभाषा पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। परिभाषा में कह रहा है कि मनुष्य स्वभाव से ही चिंतनशील होता है। ठीक है, मनुष्य जो होता है वह अपने स्वभाव से ही चिंतनशील होता है। यानी अगर कहा जाए, जब इंसान कुछ काम करने चलता है या किसी भी चीज़ को करने चलता है, तब वह एक बार चिंतन अवश्य करता है, सोचता विचारता अवश्य है कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप चिंतनशील व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मनुष्य स्वभाव से ही चिंतनशील होता है। चिंतन शक्ति ही मनुष्य की को समस्त प्राणियों में उच्च स्थान प्रदान करती है। यानी अगर देखा जाए, जो जानवर होते हैं, क्या जानवर भी चिंतन करते हैं? जानवर चिंतन नहीं करते हैं, आप सभी को बहुत अच्छी तरह से पता है। ठीक है, जानवर चिंतन नहीं करते हैं। अगर देखा जाए कि जो भी चिंतन करता है, आपके सामने बेहतरीन तरीके से दिख रहा है कि समस्त प्राणियों में उच्च स्थान प्रदान करती है क्या? चिंतन। ठीक है, चिंतन ही मनुष्य को समस्त प्राणियों में उच्च स्थान प्रदान करती है। यह शक्ति उसे प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है। क्या जो यह चिंतन होती है, क्या हम अपनी तरफ से कभी गेन कर सकते हैं? हम अपनी तरफ से चिंतन कभी नहीं गेन कर सकते हैं या कभी नहीं पा सकते। अगर यह देखा जाए तो चिंतन शक्ति जो हमारी होती है वह प्रकृति की देन होती है, ना कि हमारे मनुष्य के द्वारा यह मिल जाती है। ठीक है, मैं इसे अपनी तरफ से नहीं प्राप्त कर सकता। जब भी यह मुझे प्राप्त होती है तब यह प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है, ना कि यह किसी मनुष्य के द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, आगे इसमें कह रहा है, देखिए यह छोटा चैप्टर जरूर है लेकिन आपके लिए इंटरेस्टेड है। देखिए यहाँ से कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो चिंतन एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसमें कल्पना, स्मृति, तर्क, ध्यान इत्यादि का समावेश होता है। अच्छा, एक चीज़ यह जानिए कि कल्पना तो मान लीजिए मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें स्मृति दिया गया है, तर्क दिया गया है और ध्यान दिया गया है। अगर यह देखा जाए तो सभी के लिए एक एक लेक्चर बनता है, लेकिन मैं कोशिश यह करूंगा कि इन तीनों को एक में ही समेटने का प्रयास करूंगा। इन सभी से दोस्त आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, इसमें शक नहीं है। ठीक है, तो मैं सभी को क्लियर करूंगा, लेकिन धीरे धीरे करके। एक चीज़ यह जानिएगा, आप मुझसे यह पूछ रहे थे कि आप सिलेबस कवर कर पाएंगे कि नहीं, तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं सिलेबस तो 100% आपका कवर करूँगा, सिर्फ कंप्यूटर विषय को छोड़कर। ठीक है, कंप्यूटर विषय को छोड़कर बाकी की चीजें मैं हमेशा कवर करने का प्रयास करूंगा। और आज से मेरा हर समय, यह जान लीजिए कि मैं हमेशा आपके लिए पर डे 1 से 2 लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आपका भी यह धर्म बनता है कि शेयर सब्सक्राइब यह आपका काम है। मैं बार बार नहीं कहता हूं, मैं एक बार पूरे वीडियो में कहता हूं, आप स्वयं समझ देख सकते हैं कि मैं कितनी बार कहता हूं। यार अच्छा नहीं लगता है, खैर आप इतने समझदार हैं कि सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि यहां देखिए आपको बेहतरीन तरीके से स्टडी मटेरियल दिए जा रहे हैं। मैं स्वयं हैंड राइटिंग से अपने नोट्स को तैयार कर रहा हूं। मैं PDF भी अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है शेयर करता हूं, आप वहां से इस PDF को देख सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है आर्यन इंस्टीट्यूट। जहां आप लगे हैं वर्तमान समय में, वही आप टेलीग्राम पर डालेंगे तो वहां भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ नोट लिखा था, थोड़ा सा कट गया है, आप ध्यान देंगे। देखिए लिखा गया है कि सफल चिंतन के तर्क अत्यंत आवश्यक हैं। ठीक है, सफल चिंतन के लिए यहाँ होना चाहिए था, क्षमा चाहते हैं, के लिए तर्क अत्यंत आवश्यक। तर्क क्या होता है? जिसे हम रीजनिंग कहते हैं,
तर्क तर्क जो हम विचार करते हैं, विभिन्न तरह से हमारी सोचने की क्षमताएं होती हैं, उसी को हम तर्क कहते हैं। जब भी आप सफल चिंतन करेंगे, ठीक है, आप जब भी चिंतन करेंगे तब आप चिंतन को ही एक प्रकार से अगर देखा जाए तो हम तर्क कह सकते हैं। तो चिंतन के लिए तर्क अत्यंत आवश्यक होता है, यह नोट में आप लिख लेंगे, यह आपके काम की चीज है, ठीक है। इसमें आगे कहा जा रहा है, अब अर्थ के चिंतन के अर्थ आप और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखिए लिखा है कि अर्थ एवं परिभाषा, इसके अंतर्गत अगर कहा जाए कि किसी समस्या का समाधान करने के लिए, ठीक है, सुनिएगा, किसी समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्ति चिंतन करता है। भैया जाहिर सी बात है, आपके ऊपर कोई विपत्तियां आती हैं तो आप चिंतन करते हैं, उस चिंतन से आप अपना हल निकालते हैं कि मैं इस विपत्ति, इस विषम परिस्थिति में किस प्रकार से निजात पाऊं, ठीक है। वही यहां कहा जा रहा है कि किसी समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्ति चिंतन करता है और समस्या का, ठीक है, समस्या का समाधान होते ही प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। किसकी? यानी कि चिंतन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है जब आपका जो है समस्या समाधान हो जाता है। अच्छा, एक चीज आप जानिएगा, मैंने कहा अभी कि चिंतन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। खैर ऐसी कोई बात नहीं है, चिंतन आदमी हमेशा करता रहता है। आप देखिए चिंतन कैसे करेगा, जैसे आपकी कोई समस्या थी, ठीक है, आपकी कोई समस्या थी, आपने चिंतन किया, क्या फिर आप चिंतन को भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फिर आगे की तरफ आप सोचने लगेंगे, यार मैंने इस तरह से किया था, बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए। तो तमाम तरह के चिंतन आते रहते हैं, इसलिए चिंतन प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, यह कभी समाप्त नहीं होती है, यह ध्यान दीजिएगा। बट मनोवैज्ञानिक भाषा में लिखा गया तो मैंने भी लिखा है, ठीक है। खैर अगर देखा जाए तो चिंतन प्रक्रिया कभी भी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। और नीचे देखेंगे, हाँ इसे मैं यहाँ से हटाने का प्रयास करता हूँ, आप देखेंगे लिखा गया है कि अतः चिंतन, ठीक है, यहाँ चिंतन 2 बार हो गया है। अतः चिंतन विचार करने का कि वह मानसिक क्रिया है जो किसी समस्या के साथ आरंभ होती है। अब जरा सा ध्यान देंगे, यह कह रहा है कि अतः चिंतन विचार करने की वह मानसिक क्रिया है जो किसी समस्या के साथ प्रारंभ होता है। भैया चिंतन आप कब करेंगे? आप विचार कब करेंगे? जब आपके ऊपर कुछ परिस्थितियां आती हैं, अगर कहा जाए चाहे अच्छी परिस्थिति हो चाहे विषम परिस्थिति हो, ठीक है, कोई भी परिस्थिति जब होती है तब आप क्या करते हैं? आप करते हैं चिंतन, ठीक है, आप करते हैं चिंतन। वही यहाँ कहा जा रहा है कि विचार करने की वह मानसिक क्रिया है जो किसी समस्या के साथ आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती रहती है। अंत तक चलने का मतलब यह है कि जब तक आपका वह काम समाप्त नहीं हो जाता है तब तक यह चिंतन प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है कि मैं कैसे, जैसे सपोज दैट कि मैं आपसे बात करूं, आपका डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम अगर आ जाए, ठीक है, तो आप सोचेंगे यार इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैं अपना 2 घंटे के इस पेपर में अपने समय को मैं मैनेज कैसे करूंगा, कितने समय में हम कितना जो है क्वेश्चन हल करूंगा, ठीक है। इस तरह से विचार चलते रहते हैं। बट वही एग्जाम जब आपका समाप्त हो जाता है, यहाँ कहा जा रहा है कि अंत तक चलती रहती है। जब आपका एग्जाम वही समाप्त हो जाता है, ठीक है, तब आपका चिंतन भी थोड़ा सा धीरे पड़ता है, तब आप उस चीज के बारे में सोचना छोड़कर किसी अन्य की तरफ, आगे की तरफ सोचना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, लिखा गया है कि इसके साथ चिंतन के किसी समस्या के साथ आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती रहती है, यही हमारी चिंतन प्रक्रिया कहलाती है। आप इस अर्थ को अच्छी तरह से लिखेंगे भैया, और इस अर्थ को आप जब भी चिंतन आ रहा है आप इसे लिख देंगे तो कदापि कोई गलत नहीं कर सकता है। देखिए कुछ चीजें होती हैं जो अपनी तरफ से आप स्वयं बना के लिख सकते हैं। मैंने यह नहीं कहा कि आप यही मैटर लिखिए, ठीक है, आप अपने लैंग्वेज में लिखिए, कभी भी आप रटने का प्रयास मत कीजिए। अगर आप रटते हैं तो कहीं ना कहीं गलत करते हैं, ठीक है। मैंने आपको समझाया और आपने समझा, ठीक है, आपने समझा। जब आप परीक्षा में लिखेंगे तो आप मेरे द्वारा लिखी गई लैंग्वेज को आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा नहीं कि यह गलत है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आप अगर अपनी भाषा में लिखते हैं तो मुझे यह उम्मीद है कि आप और बेहतर लिखने का प्रयास करेंगे। बट अगर रटी रटाई चीजें लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। लिखना आपको है, समझना आपको है। हाँ, कहीं आपको समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे की तरफ देखेंगे, चिंतन की विभिन्न परिभाषा। देखिए
देखिए विभिन्न तरह के मनोवैज्ञानिक आते हैं। अब मनोवैज्ञानिक के अनुसार चिंतन की परिभाषा आप देखेंगे। अब यहाँ से और आपका स्पष्ट होगा, इस परिभाषा को आप याद करेंगे। ठीक है, इस परिभाषा को आप याद करेंगे। मैंने दो परिभाषा लिया है और दोनों आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट परिभाषाएं आती हैं। ठीक है, देखिए बात आती है रॉस के अनुसार। ठीक है, रॉस महोदय कहते हैं कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। देखिए रॉस महोदय के अनुसार पहली परिभाषा कह रही है, परिभाषा आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह परिभाषा रॉस के अनुसार है। आगे अगर हम बात करें आपसे, आप परिभाषा को स्वयं समझने का प्रयास करेंगे। परिभाषाएं बेहतरीन हैं, आप अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम दूसरे परिभाषा की बात करें तो गैरेट के अनुसार कही जा रही है कि चिंतन ऐसा व्यवहार है जो प्रायः लुप्त होता है। क्या चिंतन को कभी आप देख सकते हैं? कभी नहीं देख सकते हैं, यह प्रायः लुप्त अवस्था में होता है। चिंतन कभी भी देखा नहीं जा सकता। यहां देखिए कह रहा है कि जिसमें सामान्यतः संकेतों प्रतिमाओं का प्रयोग किया जाता है, यानी चिंतन में लोग संकेत करते हैं, अगर यार हम ऐसा किए होते तो इस तरह से हो सकता था। ठीक है, इस पर लोग विचार करते हैं, संकेत करते हैं, वही हमारा कहता है क्या चिंतन कहलाता है। आप देख सकते हैं जिसमें सामान्यतः संकेतों प्रतिमाओं का विचार किया जाता है, वही हमारा चिंतन कहलाता है। यह परिभाषा गैरेट के अनुसार थी। देखिए एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको परीक्षा में, ठीक है, परीक्षा में अगर किसी की परिभाषा पूछी जा रही है, या जैसे पूछ लिया जाए कि आप गैरेट के अनुसार परिभाषा लिखे जो चिंतन में है, ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप अपनी तरफ से बना के लिखिएगा। अगर आपसे किसी की भी परिभाषा पूछी जा रही है और अगर मैं बात करूं आपसे परिभाषा आपको किसी की नहीं आ रही है, तब आप एक ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक क्या है? आप किसी भी साइकिल के पार्ट को ले लेंगे, जैसे अगर कहा जाए तो आप लिख देंगे छर्रे के अनुसार, ठीक है, पियाली के अनुसार, कुछ भी आप लिखते हुए चले जाएंगे, कोई माइक लाल नहीं आपको गलत काट देगा। ठीक है, बट परिभाषा जो आप कंटेंट लिखेंगे वह थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, समझने लायक हो। बाकी की चीज़ें आप नाम किसी का भी लिख सकते हैं, छर्रे के अनुसार, पियाली के अनुसार, धोर्रा के अनुसार, चेन के अनुसार, इन सबको आप लिख सकते हैं, यार कोई काट नहीं सकता, ये जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें कल्पना व चिंतन में अंतर। ठीक है, कल्पना व चिंतन में अंतर क्या हो सकता है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। देखिए यहाँ लिखा है कि कल्पना और चिंतन के अंतर्गत चिंतन में तर्क की प्रधानता होती है और कल्पना में अभाव होता है। यानी कहा जाए चिंतन जो हमारा होता है वह तर्कपूर्ण होता है। चिंतन में लोग विचार करते हैं, तर्क करते हैं, तर्क को हम रीजनिंग कह सकते हैं। आप एक इंग्लिश के लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो तर्क को हम रीजनिंग कहते हैं। जब आप रीजनिंग के क्वेश्चन को हल करते हैं तो आप वहां करते हैं चिंतन, और जब चिंतन करते हैं तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि चिंतन में तर्क की प्रधानता होती है और कल्पना में अभाव होता है। यानी जब आप कल्पना करते हैं तो कल्पना में चिंतन का अभाव जरूर होता है। ठीक है, दूसरे नंबर की अगर हम बात करें, चिंतन समस्या के प्रति होता है। चिंतन आप अनायास नहीं कर सकते हैं। जब आपके ऊपर कुछ समस्या आती है, जब आपके ऊपर कुछ विषम परिस्थितियां आती है, तब वहां आप करते हैं चिंतन, और कल्पना जो होती है वह व्यर्थ में भी हो सकती है। आप अनायास सोचते रहिए, अरे क्या मतलब है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, आप विचार करते रहें, कोई मतलब नहीं। यानी कि चिंतन अगर देखा जाए तो चिंतन किसी समस्या के प्रति होता है, अनायास आप चिंतन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा गया है कि चिंतन वास्तविकता से संबंध होता है। चिंतन जो होता है, ठीक है, चिंतन जो होता है उसका संबंध जो होता है, उसका संबंध वास्तविकता से होता है और कल्पना में भी हो सकता है। ठीक है, और यह जो चिंतन है वह कल्पना में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ दोनों कंडीशन दी गई है, कोई भी कंडीशन फॉलो कर सकता है, नहीं भी कर सकता है और कर भी सकता है। ठीक है, दोनों कंडीशन आती है, जैसा जहां आएगा उस तरह से आप विचार करेंगे। बट यहां देखेंगे चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है। चिंतन जब आप करेंगे तो किसी अच्छी चीज के बारे में करेंगे, इसीलिए कहा जा रहा है किसी कोई मैटर आपका होगा, जैसे अगर परीक्षा से संबंधित कोई मैटर है तब वहां आप चिंतन करेंगे, यार मुझे इस परीक्षा में कैसे पास होना है, किस तरह से होना है, आप यहाँ करेंगे चिंतन। ठीक है, उम्मीद करते हैं, बट कल्पना यहां नहीं करेंगे परीक्षा के पीरियड में। ठीक है, प्रश्न लिखने के लिए आप चिंतन करते हैं, कल्पना करके आप क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है,
आगे अगर हम बात करें चिंतन के प्रकार, देखिए बात आती है कि चिंतन के प्रकार में चिंतन का प्रकार 4 नंबर का होता है। अगर हम चाहे होते तो इसे आपको थोड़ा सा कंटेंट अपना बढ़ा कर दिए होते और थोड़ा सा हमारा समय भी बढ़ा होता, लेकिन मेरा यह उद्देश्य नहीं है, आपका समय बच जाए यही मेरा परम उद्देश्य होता है। देखिए अगर इसके अंतर्गत हम चिंतन के अंतर्गत अगर हम बात करें, पहला जो चिंतन है वह है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, यानी कि जो प्रत्यक्ष हो इसी को हम कह सकते हैं मूर्त चिंतन कह सकते हैं। ठीक है, मूर्त चिंतन इसी को हम कह सकते हैं या प्रत्यक्षात्मक चिंतन कह सकते हैं। मूर्त चिंतन में जो चीजें सामने रखी होती हैं और प्रत्यक्षात्मक चिंतन में जो हमारी चीजें सामने रखी हैं वह हमारी प्रत्यक्षात्मक चिंतन है। आप ध्यान देंगे इस प्रकार के चिंतन पूर्व अनुभवों के पर आधारित होता है। आप एग्जाम्पल में देखेंगे कि एक बार आग से जला हुआ बालक जब कभी आग को देखता है तब वह जलने के बारे में सोचकर डर जाता है। इस प्रकार का चिंतन प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। यानी अगर कहा जाए एक छोटा सा बालक होगा, ठीक है, अगर छोटा सा बालक है, अगर वह आग से एक बार जल गया है, ठीक है, आग से एक बार जल गया है और अगर फिर उसे हम उस आग के पास ले जाएंगे, यही आग रखी है और कहेंगे भैया तुम इस आग के पास चलो और अपना हाथ इस तरह से लगाओ, तो वह कहेगा मुझे इस आग के पास नहीं जाना है और जब मैं जाऊंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा और जब हाथ उसका जल जाएगा तो क्या होगा, यहाँ प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाएगा। ठीक है, इस उदाहरण से आप अच्छे से समझेंगे, चूंकि अगर आप उदाहरण को समझ लेंगे तो आपके समझने के लिए सबसे बेहतर होगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें आपसे काल्पनिक चिंतन, अभी आपने देखा प्रत्यक्षात्मक चिंतन, अब यहाँ आप देखेंगे काल्पनिक चिंतन क्या होता है। इसे हम कह सकते हैं अमूर्त चिंतन की श्रेणी में हम काल्पनिक चिंतन को रख सकते हैं। ठीक है, देखिए काल्पनिक चिंतन में अगर हम कहें आपसे, इस प्रकार के चिंतन में कोई इस प्रकार के चिंतन में वस्तु या परिस्थिति प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होता है। यह चिंतन पूर्व अनुभवों व स्मृति के सहारे किया जाता है। देखिए अगर बात किया जाए जो काल्पनिक चिंतन है, काल्पनिक चिंतन में कोई भी वस्तु आपके सामने प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देगी आपको। जैसे एक ठो कहावत नहीं है कि ऐसे करके तीर चला देते हैं लोग, आकाश में तीर चला देते हैं, तो यह हमारा काल्पनिक चिंतन के अंतर्गत आएगा। आप यहाँ उदाहरण से देखेंगे, ठीक है, उदाहरण कह रहा है कि पिता का नित्य ड्यूटी से लौट कर आना व बच्चों के लिए खाने पीने के कुछ सामान लेकर आना। देखिए जब किसी के पिताजी, किसी बालक के पिताजी मार्केट से आते हैं तब बालक सोचता रहता है अभी हमारे पापा आएंगे, मेरे लिए समोसे लाएंगे, चाट लाएंगे, चाउमीन लाएंगे। ठीक है, तो वह यह कौन से चिंतन के अंतर्गत आएगा? आप कहेंगे कि यह काल्पनिक चिंतन के अंतर्गत आएगा कि बालक एक कल्पना कर रहा है कि आएंगे तो पता नहीं लेके आएंगे कि नहीं आएंगे, यह सवाल उठता है। ठीक है, बट वह कल्पना कर रहा है कि नहीं आएंगे तो हो सकता है लेकर आए। ठीक है, आगे अगर हम बात करें प्रत्यात्मक चिंतन, ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए दिख रहा है कि इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति पूर्वानुभवों के आधार पर किसी वस्तु या स्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण करके भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्ययों की सहायता से निश्चय पर पहुंचता है। इसमें उदाहरण आप देखेंगे कि बालक किसी भी बिल्ली को देखकर, ठीक है, बालक किसी भी बिल्ली को देखकर उसके प्रति मन में प्रत्यय का निर्माण कर लेता है। फिर बालक भविष्य में कभी बिल्ली को देखता है तो वह उसकी ओर संकेत करके कहता है कि वह बिल्ली है। अभी इस उदाहरण से आपने देखा, यानी कि जो बालक होता है जब किसी जानवर को देख लेगा, या बिल्ली, मैं बिल्ली का उदाहरण लिया हूं तो बिल्ली से समझेंगे, जब बालक कभी बिल्ली को देख लेता है तो बिल्ली का जो फिगर होता है उसके दिमाग में जाके सेट हो जाता है। लेकिन भविष्य में जब कभी बालक बिल्ली को देखता है तो वह तुरंत समझ जाता है कि नहीं वह बिल्ली है, इसलिए यही कहा जा रहा है कि संकेत करके कहता है कि वह बिल्ली है। वह फिर जब पूछेंगे भैया वह क्या है तो वह कहेगा कि वह बिल्ली है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। देखिए बात आता है कि तार्किक चिंतन क्या होता है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तार्किक चिंतन को जॉन डीवी महोदय कहे हैं कि विचारात्मक चिंतन। यह जो तार्किक चिंतन होता है यह सर्वोत्कृष्ट चिंतन होता है। यानी कि जब
बालक हो या कोई भी हो हमेशा तार्किक चिंतन ही करता है, न कि कोई और चिंतन करता है। ठीक है, इसलिए जॉन डीवी महोदय ने कहा है कि विचारात्मक चिंतन, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन किसने कहा है, तो जब आपको याद रहेगा जॉन डीवी महोदय कहे हैं तो आप फटाक से 1 नंबर का आंसर हल कर देंगे। ठीक है, इसलिए आप याद करेंगे कि तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन जो है जॉन डीवी महोदय ने कहा है। अब बात आता है आगे, देखिए लिखा गया है कि चिंतन का विकास, किसी बालक में अगर चिंतन का विकास हमें करना है तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लिखा गया है, पहली चीज यहां लिखी गई है कि रटने की आदत दूर करना। जाहिर सी बात है, अभी जरा सा सोचिए आप, मैं यह कंटेंट आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, जब आप इस कंटेंट को हूबहू इसी लैंग्वेज में रट लिए तो क्या आपके अंदर चिंतन का विकास हुआ? नहीं हुआ। आप परीक्षा में जब बैठेंगे लिखने तो मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आप यही रट कर वहां जाएंगे, राइटिंग कर देंगे। ठीक है, लिख देंगे। इसलिए आपको जब भी चिंतन का विकास करना हो तो आप रटने की आदत अपनी दूर कर दीजिए, अपने आप चिंतन का विकास हो जाएगा। कह रहा है कि बालक में चिंतन शक्ति के विकास हेतु रटने की आदत को दूर करना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट रूप से आपके सामने लिखा है, चिंतन का विकास आप तभी कर सकते हैं जब अपने अंदर से रट्टू विद्या को आप दूर कर लेंगे, तो आप सोचने समझने की क्षमता जागृत हो जाएगी, और जब यह जागृत हुई तो आपके अंदर चिंतन का विकास ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाएगा। देखिए एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, मैं तो यह मैटर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, बट मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करेंगे, मुझसे भी आप बेहतर लिखेंगे, यह मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें, एक कंडीशन और रखी गई है, तर्क एवं वाद विवाद के अवसर देता है। ठीक है, जो चिंतन होता है, जब आप किसी चीज के बारे में चिंतन करते हैं तो वहां तर्क उत्पन्न होता है, यार अगर इस तरह से हुआ होता तो। ठीक है, कह रहा है कि तर्क, वाद विवाद आदि से चिंतन का अवसर प्राप्त होता है, अतः शिक्षक को इस सब के लिए अधिक अवसर प्रदान करना चाहिए। किसके लिए? तर्क एवं वाद विवाद के अवसर के लिए। यानी कि तर्क के द्वारा या वाद विवाद प्रतियोगिता जब आपके विद्यालय में होती है तो अगर कोई बालक किसी चीज को प्रस्तुत कर रहा है तो सभी बालक सोचते हैं कि यार मैं भी अगर ऐसा करता तो मेरे लिए अच्छा होता। वहां बालक के अंदर विकास किस चीज का हुआ? चिंतन का विकास हुआ। बालक 1 मिनट के लिए सोचा कि मैं भी अगर काश ऐसा करता। ठीक है, तो कभी भी आप अपने विद्यालय में जब भी जाइएगा वहाँ इस चीज़ के लिए आप तर्क के लिए, जो चिंतन के विकास के लिए आप वाद विवाद प्रतियोगिता जो आयोजित कीजिएगा, उसके बाद सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित कीजिएगा। इस तरह से इसके करने से चिंतन का विकास बालक में उत्पन्न होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। यही हमारा लास्ट था। दोस्त मैं आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।